जय हिंद दोस्तों, मैं राजकुमार आप सभी का स्वागत करता हूं ज्ञानपीठ जीके पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आइए शुरू करते हैं एसएससी जीडी स्पेशल जीके का एक और मॉक टेस्ट। और ये जो मॉक टेस्ट है, चाहे आप एसएससी सीएचएसएल का एग्ज़ाम दें और या सीजीएल का एग्ज़ाम दें, उन सभी को ध्यान में रखते हुए मैंने ये सीरीज़ स्टार्ट की है। और ये ऐसा नहीं है कि आपके जो जीके के क्वेश्चन है वो आपके केवल एसएससी में आएंगे, या आप वीडियो का एग्ज़ाम देने वाले हो यूपी में, या यूपी पुलिस का एग्ज़ाम देने वाले, मतलब सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण ये प्रश्न है। तो आइए शुरू करते हैं जीके का एक और मॉक टेस्ट। दोस्तों ये मॉक टेस्ट संख्या 41 है, और इससे पहले मैंने जो भी मॉक टेस्ट अपलोड किए हैं उनकी प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, तो आप वहां से जाके उन प्रश्नों का अभ्यास कर सकते हैं। तो चलिए पहले प्रश्न की ओर। और आपसे एक रिक्वेस्ट है दोस्तों कि वीडियो को प्लीज़ पूरा देखिएगा, वीडियो पूरी देखें, जिससे आपको जो प्रश्न है वो अच्छी तरह से समझने में मदद मिले। तो पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर लिखा गया है, भारत सरकार समय समय पर कृषि उपज का न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी करती है। एमएसपी का पूर्ण रूप क्या है? दोस्तों एमएसपी, एमएसपी बोले तो एक ऐसा मूल्य है, ऐसा न्यूनतम मूल्य है जिसपे भारत सरकार किसानों से उनकी फसल को खरीदती है, और ये एमएसपी लागत का उनका 1.5 गुना दिया जाता है। ये आप याद ना, लागत का 1.5 गुना होता है ये। तो एमएसपी का मतलब क्या है? मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस इसका मतलब होता है एमएसपी का। दोस्तों भारत में जो एमएसपी जारी किया जाता है, ये कौन जारी करता है? दोस्तों भारत में एमएसपी जारी करने के लिए जो संस्था है वो है आपकी कृषि लागत मूल्य आयोग। कृषि लागत मूल्य आयोग की सिफारिश पर भारत में एमएसपी लागू किया जाता है, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। अच्छा, ये कब बना था कृषि लागत मूल्य आयोग? ये कृषि मंत्रालय के अधीन कार्य करता है, और ये 1965 में स्थापित किया गया था कृषि लागत मूल्य आयोग। इसी आयोग की सिफारिश पर एमएसपी जारी किया जाता है, ये भी आप याद रखें। दोस्तों भारत में सबसे पहली बार एमएसपी, फर्स्ट टाइम जो एमएसपी था ये कब जारी हुआ था? दोस्तों भारत में सबसे पहली बार एमएसपी जारी हुआ था 1966-67 में, जब हरित क्रांति की शुरुआत हो गई थी, तो उसके बाद एमएसपी जारी हुआ। और एमएसपी जब जारी हुआ तो उस दौरान गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य कितना था? 54 रुपये प्रति क्विंटल ये गेहूं का मूल्य रखा गया था, ये भी आप याद रखिएगा। दोस्तों एमएसपी कितनी फसल के लिए जारी होता है? तो एमएसपी 23 फसलों के लिए जारी होता है, ये भी आप याद रखना। 23 फसल के लिए एमएसपी जारी करती है भारत सरकार, ये भी आप याद रखें। दोस्तों यहाँ पे मैं कुछ चीज़ आपको बता दूं, जैसे आपसे पूछे, यहाँ पे एक शब्द लिखा है कृषि। कृषि किस सूची का विषय है? दोस्तों कृषि राज्य सूची का विषय है, ये आप याद रखना। कृषि किस सूची का विषय है? राज्य सूची का विषय में आती है कृषि। अच्छा दोस्तों यहाँ पे लिखा गया है समय। समय, समय क्या है आपका? मतलब समय का अध्ययन पूछता है एग्जाम में, कभी आया आपके एग्जाम में? होरोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ टाइम इज कॉल्ड होरोलॉजी। समय का अध्ययन होरोलॉजी कहलाता है। क्लियर हुआ दोस्तों? ठीक है दोस्तों। बाकी यहाँ पे भारत, भारत जो है ये, इसको इंडिया भी बोलते हैं। और भारत और इंडिया आर्टिकल 1 में दो नाम है भारत के, ये दोनों आप याद होना। कभी क्वेश्चन आए कि भारत के संविधान में भारत को कितने नामों से संबोधित किया गया? दो नाम, इंडिया दैट इज भारत, ये आप याद रखिएगा। तो एमएसपी, एमएसपी बोले तो मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जो कथन है, हमें बताना है कि सत्य कथन कौन सा नहीं है। दोस्तों मैं अगर मैं बात करूं, सिंधु घाटी सभ्यता ये दुनिया की पहली शहरी सभ्यता थी, याद रखिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता दुनिया की पहली सभ्यता थी। अब बात करते हैं इसमें क्या क्या चीजें हैं, तो लिखते हैं। देखें, सिंधु घाटी सभ्यता में जो घर थे वो पक्की हुई ईंटों के बने हुए थे। दोस्तों ये सही जवाब है आपका। जो सिंधु घाटी सभ्यता के घर थे वो पक्की हुई ईंटों से बने हुए थे। और दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता में जो मकान थे वो एक दूसरे को चार, मतलब जो चौराहे निकलते थे लंबवत या समकोण पर काटते हुए गलियां उसमें बनाई गई थी। अच्छा दूसरा कथन देखें, ऑप्शन बी, पशु का मांस प्रमुख भोजन था। दोस्तों गलत है। सिंधु सभ्यता के लोग कृषि करते थे, और ये कृषि के जो मतलब गेहूं है जो है वो खाते थे। ये मांस का जो प्रमुख था भोजन, इनका मांस प्रमुख भोजन नहीं था। तो ये कथन हो गया आपका गलत। दूसरा देखें, सिंधु सभ्यता यह वर्तमान में पाकिस्तान और पश्चिमी भारत में लगभग 2000 मतलब 2500 ईसा पूर्व में पुष्पित पल्लवित हुई थी। यह कथन सही है आपका। सिंधु सभ्यता एक शहरी सभ्यता थी जहां लोग स्वनियोजित कस्बों में रहते थे, तो ये भी सही है। तो इसमें गलत कथन कौन सा है? दोस्तों सिंधु सभ्यता का जो प्रमुख भोजन था ये मांस नहीं था। ठीक है दोस्तों, ये लोग गेहूं और जौ का सेवन मुख्यतः करते थे, ये आप याद रखिएगा। दोस्तों मैं बात करूं सिंधु सभ्यता की, सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है।
सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है दोस्तों हड़प्पा सभ्यता? क्योंकि सिंधु सभ्यता में सबसे पहला स्थान जो खोजा गया वो हड़प्पा सभ्यता मतलब हड़प्पा था, और ये 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा खोजा गया था। हड़प्पा जो था ये रावी नदी के किनारे था, ये भी आप याद रखें। ठीक है दोस्तों। अच्छा, सिंधु सभ्यता कैसी सभ्यता मानी जाती है? तो सिंधु सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता मानी जाती है। ब्रॉन्ज एज, कांस्य युग इसको माना गया। और दोस्तों सिंधु सभ्यता में जो कांसा बना वो कैसे बना है? कांसा बनता है कॉपर प्लस टिन के मिश्रण से, ये भी आप याद रखिएगा। दोस्तों अगर आपके एग्जाम में आए कि सबसे पहले कपास की खेती ये कौन सी सभ्यता के लोगों ने स्टार्ट की थी, तो सबसे पहले कपास की खेती सिंधु सभ्यता के लोगों के द्वारा शुरू की गई थी, ये भी आप याद रखें। और अगर आपसे पूछे कि जो सिंधु सभ्यता है, सिंधु सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले थे, मैं कुछ चीज़ बता देता हूँ आपको। घोड़े के अवशेष, दोस्तों घोड़े के अवशेष मिले थे सुरकोटदा से। सुरकोटदा जो कि गुजरात में जगह है, यहाँ से घोड़े के अवशेष मिले, ये भी आप याद रखना। दोस्तों सिंधु सभ्यता में एक बिंदु आप और याद रखें, इसका पोर्ट पूछता है लोथल। लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह है और ये भोगबा नदी के किनारे था। और लोथल एक चीज़ से और न्यूज़ में है, भारत का पहला राष्ट्रीय समुद्री संग्रहालय कहाँ पे बना है? लोथल में बना है, गुजरात में। ठीक है दोस्तों। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। तो सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन गलत है? वो है आपका ऑप्शन बी, मांस यहाँ का प्रमुख भोजन नहीं था। अच्छा, यहाँ पे मैं एक चीज आपको और बता दूं, मांस लिखा गया है दोस्तों, मांस। क्या आपको पता है भारत में राष्ट्रीय मांस अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? दोस्तों भारत में राष्ट्रीय मांस अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो यह है आपका हैदराबाद में। राष्ट्रीय मांस अनुसंधान केंद्र हैदराबाद में स्थित है, याद रखिएगा दोस्तों। अच्छा, मांस में कौन सा विटामिन नहीं होता? दोस्तों मांस में विटामिन सी नहीं पाया जाता, याद रखिएगा। और मांस में और कौन सा तत्व नहीं होता? आयरन। जो मीट होता है इसमें आयरन नहीं पाया जाता, ये भी आप याद रखें दोस्तों। चलो आपके लिए क्वेश्चन है, आपको पता ना बेनिजन, बेनिजन किसका मांस होता है? बेनिजन किसके मांस को कहा जाता है, ये मुझे बताना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूछ सकता है आपके एग्जाम में कि बेनिजन किसका मांस होता है। और एक बीफ, खैर बीफ तो चलो गाय का मांस को बीफ कहा जाता है, ये तो सबको पता होता है, बीफ गाय के मांस को बोलते हैं हम। ठीक है दोस्तों, आपको बेनिजन बताना है किसका मांस होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न आपका क्वेश्चन संख्या 3। क्या कहा गया? स्वच्छ भारत मिशन भारत सरकार द्वारा किसकी जयंती के उपलक्ष्य में शुरू किया गया था? दोस्तों स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत 2014 में हुई थी 2 अक्टूबर को। और 2 अक्टूबर को किसकी जयंती होती है? राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर यह शुरू किया गया था। ऑप्शन बी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। महात्मा गांधी। दोस्तों मैं गांधी जी की बात करूं, गांधी जी की आत्मकथा का नाम क्या है? माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, ये भी आप याद रखें। गांधी जी की समाधि का नाम है राजघाट। राजघाट गांधी जी की समाधि है। और दोस्तों गांधी जी भारत में एकमात्र पर्सन है जिन्हें टाइम मैगजीन ऑफ द ईयर चुना गया था। टाइम मैगजीन ऑफ द ईयर इनको चुना गया था 1930 में, ये भी आप याद रखें। और गांधी जी की एक किताब है पाथवे टू गॉड। पाथवे टू गॉड ये किसने लिखी है? दोस्तों पाथवे टू गॉड लिखी गई है महात्मा गांधी के द्वारा, ये भी आप याद रखें। और इनको महात्मा किसने कहा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था। यहाँ पे लिखा गया वल्लभ भाई पटेल। दोस्तों वल्लभ भाई पटेल भारत के पहले गृह मंत्री बनाए गए थे, स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री। और स्वतंत्र भारत में ही पहला उप प्रधानमंत्री कौन था? वो थे आपके सरदार पटेल साहब। सरदार पटेल साहब। दोस्तों पटेल साहब को सरदार की उपाधि किसने दी थी? तो बारदोली सत्याग्रह के दौरान इनको सरदार की उपाधि गांव की महिलाओं ने दी थी। बारदोली सत्याग्रह कब हुआ था? 1928 में गुजरात में बारदोली सत्याग्रह हुआ था। करों के जो लगान थी वो बढ़ा दी गई थी, इस कारण से ही हुआ था। अच्छा, अगर आपसे पूछे कि भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है, तो भारत का बिस्मार्क सरदार पटेल को कहा जाता है। रियासतों का एकीकरण करने के कारण इन्हें बिस्मार्क कहा गया। ठीक है दोस्तों, बिस्मार्क जर्मनी में एक जो नेता है वो जर्मनी के राष्ट्रीयकरण के लिए, जर्मनी के एकीकरण के लिए जाना जाता है, ये भी आप याद रखें। और सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर एक पुलिस अकादमी भी है हैदराबाद में। यहाँ पे लिखा गया पंडित जवाहरलाल नेहरू। दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू इनकी जयंती होती है 14 नवंबर को, नेशनल चिल्ड्रन डे। नेशनल चिल्ड्रन डे कब मनाया जाता है? तो ऑन 14 नवंबर को चिल्ड्रन डे मनाया जाता है, ये भी आप याद रखें। जवाहरलाल नेहरू की किताब है ग्लिम्पसेस ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री। ग्लिम्पसेस ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये आप याद रखना, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ग्लिम्पसेस ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री लिखी गई है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इनको चाचा की उपाधि भी दी गई है। नेक्स्ट प्रश्न आपका इसमें ऑप्शन में है अटल बिहारी वाजपेयी। दोस्तों पहला व्यक्ति भारत में, पहला भारतीय जिसने यूएनओ में हिंदी में भाषण दिया था। तो दोस्तों हिंदी में भाषण देने वाला पहला भारतीय है अटल बिहारी वाजपेयी जी। और 1977 में जनता पार्टी की ओर से विदेश मंत्री के तौर पर ये यूएनओ में गए थे और वहां पर इन्होंने हिंदी में भाषण दिया। और इनकी जयंती अभी मनाई गई थी नेशनल गुड गवर्नेंस डे के रूप में।
25 दिसंबर को राष्ट्रीय सुशासन दिवस होता है और ये अटल जी की जयंती होती है। गुड गवर्नेंस डे या राष्ट्रीय सुशासन दिवस। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन संख्या 4। क्वेश्चन संख्या 4 क्या कहा गया? वॉर एंड पीस मतलब युद्ध और शांति पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है और ये बहुत आती है एग्जाम में। ये है आपकी लियो टॉल्स्टॉय। वॉर एंड पीस किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी गई लियो टॉल्स्टॉय। दोस्तों गांधी जी सबसे ज्यादा प्रभावित हुए थे किसकी किताबों को पढ़कर? तो गांधी जी सबसे ज्यादा प्रभावित हुए लियो टॉल्स्टॉय की किताबों को पढ़कर। इनकी एक किताब आपके एग्जाम में और आती है, वो आप याद रखिएगा टॉल्स्टॉय की, वो है अन्ना कैरेनिना। अन्ना कैरेनिना ये किसकी पुस्तक है? तो टॉल्स्टॉय की पुस्तक है अन्ना कैरेनिना, ये भी आप याद रखिएगा। अच्छा दोस्तों, अगर आपसे क्वेश्चन आए कि एक क्वेश्चन और पूछता है, द थ्री क्वेश्चन ये बुक किसके द्वारा लिखी गई है? द थ्री क्वेश्चन भी लियो टॉल्स्टॉय की पुस्तक है, ये भी आप याद रखिएगा। बाकी द किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू ये भी इनकी किताब है, पूछ सकता है आपके एग्जाम में। कार्ल मार्क्स की बात करूं तो कार्ल मार्क्स की सबसे प्रसिद्धि वो है आपकी दास कैपिटल में। दास कैपिटल ये कार्ल मार्क्स की पुस्तक है, ये भी आप याद रखेंगे। दुनिया के मजदूर एक हों ये नारा किसने दिया था? ये कार्ल मार्क्स के द्वारा दिया गया था। और दोस्तों कार्ल मार्क्स की एक पुस्तक और आप याद रखें, द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो हिंदी में लिख देता हूँ, द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो ये किसके द्वारा लिखी गई है? दोस्तों कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो लिखी गई है कार्ल मार्क्स के द्वारा। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो दास कैपिटल और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो ये कार्ल मार्क्स के द्वारा लिखी गई है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे एक ऑप्शन में लिखा गया है व्लादिमीर लेनिन। दोस्तों रूस की क्रांति का जनक कौन है? तो रूस की क्रांति का जनक माना जाता है लेनिन को। और लेनिन जो था ये मार्क्सवादी विचारधारा से प्रभावित है, ये भी आप याद रखना। और ये कौन से दल का नेता है? इसकी पार्टी या दल है बॉल्शेविक। बॉल्शेविक दल का नेता है लेनिन और रूस की क्रांति का जनक इसको माना गया, ये भी आप याद रखें। रूस में जो निरंकुश जारशाही थी उसका अंत करवाने में सबसे ज्यादा रोल था लेनिन का। रूस की क्रांति का जनक है, याद रखें। और दोस्तों लेनिन का एक अखबार भी था जो आप याद रखेगा, प्रावदा। लेनिन का अखबार था प्रावदा। रूस की क्रांति में ये क्रांतिकारी मतलब न्यूज़पेपर था, तो ये आप याद रखिएगा। रूस की क्रांति से जुड़ा हुआ लेनिन। बॉल्शेविक पार्टी इसकी है, तो इसकी किताब आप याद रखें। वॉर एंड पीस ये किसकी है? लियो टॉल्स्टॉय की है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। एसिड और क्षारक मतलब कहने का है अम्ल और क्षार का एक विशेष गुण एक दूसरे गुणों को डॉट डॉट उनकी क्षमता है। मतलब क्या कह रहा है दोस्तों? अम्ल और क्षारक का एक विशेष गुण दूसरे गुणों को निष्प्रभावित करता है। तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन सी, निष्प्रभावित करने की क्षमता होती है। दोस्तों अम्ल और क्षार की क्रिया जो है वो उदासीनीकरण की अभिक्रिया कहलाती है। और अम्ल और क्षार की उदासीनीकरण की क्रिया में क्या बनता है? लवण बनता है और जल बनता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल दोस्तों मैं आपको एक अम्ल मान लूँ HCl, ये अम्ल है, और एक क्षार मान लूँ NaOH। इन दोनों की क्रिया कराऊं तो यहाँ से बनेगा Na और ये Cl, मतलब NaCl एक साल्ट बनेगा और यहाँ से क्या बनेगा? H2O। और यही क्रिया क्या है? यही क्रिया उदासीनीकरण की क्रिया है। जब अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करते हैं तो लवण बनता है और जल बनता है। और इस क्रिया को क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है उदासीनीकरण की क्रिया। ठीक है दोस्तों, तो ये आप याद रखिएगा। दोस्तों कुछ मैं आपको अम्ल बताता हूँ जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों जैसे यहाँ लिखा गया नींबू का रस या संतरा में कौन सा अम्ल होता है? सिट्रिक अम्ल होता है। सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? मैलिक अम्ल पाया जाता है। इमली में टाइट्रिक अम्ल होता है। सिरके में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। तो दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। उसके बाद में आपका आमाशय पेट में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है HCl। चाय में टैनिक अम्ल पाया जाता है। विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड और लाल चींटी फार्मिक अम्ल HCOOH, इसे मेथेनोइक एसिड भी कहा जाता है। तो ये सारे अम्ल आपको याद रखें, पूछ सकता है आपके एग्जाम में। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की ओर। तो इसका सही जवाब क्या होगा? अम्ल और क्षार क्रिया के दौरान एक दूसरे को निष्प्रभावित कर देते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर। भारतीय एथलीट दुती चंद निम्नलिखित में से किस खेल से जुड़ी हैं? दोस्तों प्रसिद्ध नाम है दुती चंद, और दुती चंद का संबंध है आपका स्प्रिंटिंग, मतलब ये धावक हैं। ऑप्शन डी, दुती चंद का संबंध ये स्प्रिंट दौड़ से है, ये भी आप याद रखिएगा। दोस्तों क्या आपको पता है कि वर्ल्ड एथलीट जो संस्था है इसका मुख्यालय कहाँ पर है? वर्ल्ड एथलीट इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय मोनाको में है।
मोनाको जो कि जर्मनी का शहर है, यहाँ पे इसका मुख्यालय है। वर्ल्ड एथलीट, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, तो जो दुती चंद है उनका खेल क्या है? स्प्रिंटिंग। दोस्तों स्प्रिंटिंग क्या होता है? 100 मीटर से लेकर 400 मीटर की दौड़ को स्प्रिंट कहा जाता है। 100 मीटर से लेकर 400 मीटर की दौड़ स्प्रिंट कहलाती है, ये आप याद रखें। भारत के एक स्प्रिंटर भी है हिमा दास, वो भी आप याद रखें। दोस्तों मैं एक एथलीट का नाम और बताता हूँ, वो है आपकी पय्योली एक्सप्रेस के नाम से प्रसिद्ध है, पीटी उषा। पीटी उषा इनका पूरा नाम है, पुल्ला उल्ला कांडी थक्के परम्बिल उषा। ये भी एथलीट हैं भारत की, पीटी उषा। और पीटी उषा की आत्मकथा का नाम है गोल्डन गर्ल। गोल्डन गर्ल, ये भी आप याद रखना। और दोस्तों पीटी उषा को पय्योली एक्सप्रेस भी कहा गया है। पय्योली एक्सप्रेस, ये पीटी उषा का नाम है। और पीटी उषा भारत के इतिहास में पहली महिला है जो भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष बनी है। याद रखना, भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला वो है पीटी उषा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना इसके बारे में। पीटी उषा, इसे ट्रैक एंड फील्ड की रानी भी कहा जाता है, क्वीन ऑफ द ट्रैक एंड फील्ड, पीटी उषा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। जलवायु के संदर्भ में ITCZ का पूर्ण रूप क्या है? दोस्तों ITCZ इसका पूर्ण रूप क्या है? तो इसका मतलब होता है इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन क्या होगा इसका? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, यहाँ पे आप देख रहे होंगे ITCZ का मतलब है इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, ये भी आप याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन संख्या 8, क्या कहा गया? निम्नलिखित में से कौन सा भू संरक्षण का तरीका नहीं है? दोस्तों भू संरक्षण का तरीका कौन सा नहीं है, मतलब पृथ्वी में जो अपरदन होता है या अपक्षय होता है उसके लिए कौन सा तरीका नहीं है? तो हम देखें तो अंतर फसल बिल्कुल है, समोच्च जुताई ये भी है, पलवार ये भी है, लेकिन अपक्षयण, अपक्षयण भू संरक्षण का तरीका नहीं है। अपक्षयण क्या है? अपक्षय जो होता है ये मृदा निर्माण की प्रक्रिया होती है, वेदरिंग। अच्छा क्या होता है वैसे अपक्षयण? दोस्तों मैं बताता हूँ सिंपली भाषा में, ये आपकी एक चट्टान है और ये चट्टान टूट जाए, चट्टान क्या हो गई? टूट गई। तो चट्टान का टूटकर बिखरना, इसको क्या बोलते हैं हम? अपक्षयण बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, चट्टान का टूटकर बिखरना, ये कहीं इसके टूट गए और ये कण हो गए इस तरह से, तो चट्टान का टूटकर बिखरना अपक्षयण कहलाता है। अच्छा, ये जब चट्टान टूटी तो इससे जो मिट्टी का कटाव होगा, मिट्टी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रही है, इसको बोलेंगे आप अपर्दन। अपर्दन क्या है कि मृदा के कटकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना अपर्दन है, और चट्टानों का अपने स्थान पर टूटना वो अपक्षयण है। तो ये आप याद रखिएगा, भू संरक्षण का तरीका कौन सा नहीं है? अपक्षयण नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न, कुचिपुड़ी नृत्य की उत्पत्ति किस राज्य से हुई है? दोस्तों कुचिपुड़ी, जो मेरे स्टूडेंट हैं वो आप बता सकते हैं, कुचिपुड़ी एक गांव का नाम है और ये गांव कृष्णा जिले में आता है। कौन से जिले में? कृष्णा जिले में। किस राज्य की बात हो रही है? आंध्र प्रदेश की बात हो रही है, तो ऑप्शन सी। कुचिपुड़ी डांस भारत का एक क्लासिकल डांस है और ये आंध्र प्रदेश से उत्पन्न हुआ है। कौन से जिले से? कृष्णा जिले से। कृष्णा जिले में कुचिपुड़ी गांव के नाम पर इस नृत्य का नाम रखा गया है। दोस्तों मैं बात करूं भारत में कितने क्लासिकल डांस हैं? 8। केरल के 2 हैं, एक तो मोहिनी अट्टम और एक कथकली, दोनों आप याद रखिएगा। तमिलनाडु का है भरतनाट्यम, ये भी आप याद रखें। सतरिया है असम का, कथक है आपका उत्तर प्रदेश का, और उड़ीसी उड़ीसा का, मणिपुरी मणिपुर का, ये आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे लिखा गया केरल, केरल को स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया कहा जाता है। भारत में मसालों का बगीचा किसे कहा गया है? दोस्तों केरल को कहा जाता है। और भारत में पहली गैर कांग्रेसी सरकार किस राज्य में बनी थी? केरल में तो बनी थी, आप याद रखना। नंबी दुरीपद भारत के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे। और दोस्तों केरल, भारत में सबसे ज़्यादा जो लिटरेसी है, जो सबसे ज़्यादा साक्षरता है, वो केरल की तो है। केरल को द लैंड ऑफ आउन गॉड भी कहा जाता है। द लैंड ऑफ आउन गॉड किस राज्य का उपनाम है? केरल का। राजभाषा क्या है इसकी? मलयालम है, याद रखिएगा। पुडुचेरी, दोस्तों पुडुचेरी या पांडिचेरी, ये भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है, ये फ्रेंच कॉलोनी थी, ये भी आप याद रखना। और जो पुडुचेरी है, यहाँ का एक डांस है गराड़ी। गराड़ी डांस कहाँ किया जाता है? पुडुचेरी में किया जाता है दोस्तों। अच्छा, यहाँ पे एक ऑप्शन में लिखा है तमिलनाडु, तमिलनाडु का नया साल क्या है? पुथांडु। और पोंगल भी मनाया जाता है यहाँ पे दोस्तों। जल्लीकट्टू भी होता है आपके यहाँ पे तमिलनाडु में। आदिपुरम, आदिपुरम त्योहार कहाँ का है? तमिलनाडु का त्योहार है। तमिलनाडु जो है दोस्तों, भारत में सबसे ज़्यादा लिग्नाइट कोयले के भंडार कहाँ पर हैं? तो दोस्तों भारत में सबसे ज़्यादा लिग्नाइट कोयले के भंडार मिलेंगे तमिलनाडु में, याद रखना इसके बारे में। और यहाँ पे लिखा गया दोस्तों आंध्र प्रदेश।
भारत में भाषा के आधार पर सबसे पहला राज्य जो गठित हुआ वो है आंध्र प्रदेश। याद रखना, यहाँ पे पापीकोंडा नेशनल पार्क भी है, ये भी आप याद रखें। पोलावरम बांध बना है आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश का मुख्यमंत्री है जगन मोहन रेड्डी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन संख्या 10। झूम कृषि को इस प्रकार भी जाना जाता है। दोस्तों झूम जो है ये एक स्थानांतरित कृषि का नाम है, मतलब शिफ्टिंग कल्टीवेशन, स्लैश एंड बर्न मेथड भी इसको बोलते हैं। तो इसका सही होगा ऑप्शन ए। झूम खेती ये स्थानीय खेती है, मतलब स्थानांतरित खेती है, इसको शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी कहा जाता है। दोस्तों मैं आपको एक एनसीईआरटी का पेज दिखाता हूँ। इसे एक मतलब पेज लिया है और इसमें देखो क्या लिखा हुआ है। उत्तर पूर्वी राज्यों असम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड में इसे झूम कहा जाता है, मतलब एक प्रकार की स्थानांतरित कृषि है और इसका नाम क्या है, झूम। मणिपुर में इसे पामलू कहा जाता है। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में इसे दीपा कहा जाता है। तो ये सारे बिंदु आप याद रखना, ये एनसीईआरटी का सीधा लिखा हुआ है। अच्छा यहाँ पे देखें नीचे, झूम, झूम क्या है, कर्तन दहन प्रणाली, स्लैश एंड बर्न मेथड। कृषि को मैक्सिको और मध्य अमेरिका में मिल्पा कहा जाता है। वेनेजुएला में कोनुको कहा जाता है। ब्राजील में रोका कहा जाता है। मध्य अफ्रीका में मसोले कहा जाता है और इंडोनेशिया में लदांग कहा जाता है, लदांग। और वियतनाम में इसे कहा जाता है रे। वियतनाम में इस झूम कल्टीवेशन का नाम क्या है, रे कहा जाता है। और ये स्क्रीनशॉट ले लेना क्योंकि यूपी पीसीएस में एक बार ये क्वेश्चन आ चुका है, हो सकता है कि आपके एग्जाम में भी आए। ये सीधा एनसीईआरटी का मैंने पेज लगाया है। और यहाँ पे देखें, भारत में प्रारंभिक किस्म की खेती अनेक नामों से जानी जाती है, जैसे मध्य प्रदेश में बेबर, दहिया, आंध्र प्रदेश में पोडू या पेंडा, उड़ीसा में पामाडाबी या कोमान या बरीगा, पश्चिमी घाट में कुमारी, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में बालरे या बाल्टरे और हिमालय क्षेत्र में खिल कहा जाता है। झारखंड में कुरवा और उत्तर पूर्वी प्रदेश में से झूम कहा जाता है। तो ये सारे जो स्थानीय कृषि हैं उनके नाम है भारत की, ये भी आप याद रखिएगा। चलिए प्रश्न की ओर लौटते हैं। फिर जवाब क्या होगा दोस्तों, क्वेश्चन संख्या 10 का सही जवाब है शिफ्टिंग कल्टीवेशन को झूम कृषि कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, शुष्क बर्फ किसका रूप है। दोस्तों शुष्क बर्फ जो होता है ये क्या होता है, मैं बात करूं तो शुष्क बर्फ ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहते हैं। सही जवाब होगा आपका ऑप्शन डी, कार्बन डाइऑक्साइड को कहा जाता है शुष्क बर्फ, याद रखिएगा। दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये पौधों के लिए जीवनदायिनी गैस है। पौधे जिस गैस के द्वारा सांस लेते हैं वो CO2 होती है आपकी। और कौन सी गैस को निर्मुक्त करते हैं, और सॉरी सांस नहीं, सॉरी मैंने कुछ गलत बताया। पौधे जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कौन सी गैस को अवशोषित करते हैं, तो पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं। और कौन सी गैस निकलती है प्रकाश संश्लेषण में, ऑक्सीजन निकलती है। कार्बन डाइऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस है, ये भी आप याद रखिएगा। दोस्तों यहाँ पे लिखा गया मीथेन, दलदल वाले स्थानों पर कौन सी गैस होती है, मीथेन। और मीथेन को मार्स गैस भी कहा जाता है, क्यों, क्योंकि मार्सी एरिया में निकलती है। ठीक है दोस्तों और बताओ आपको, जो पशु होते हैं ना, आपने देखा होगा गाय भैंस वो अपना मुंह चलाती रहती हैं, उनके मुंह से झाग बनते हैं। तो जब पशु जुगाली करते हैं, पशुओं की जुगाली से कौन सी गैस निकलती है, मीथेन गैस निकलती है। और धान के खेतों से कौन सी गैस निकलती है, मीथेन गैस निकलती है। जब कोई चीज़ सड़ती है तो सड़े गले स्थानों पर कौन सी गैस निकलती है, मीथेन। जैसे गोबर गैस हो गई, गोबर सड़ रहा है तो मीथेन निकलेगी। और प्राकृतिक गैस है मीथेन, उसका मेन कंपोनेंट है। और CNG का मेन कंपोनेंट मीथेन होती है। मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है, CH4, CH4, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, यहाँ पे लिखा गया ओजोन परत, मतलब ओजोन गैस ये समताप मंडल में मिलती है। और दोस्तों ये हमारे लिए बहुत आवश्यक गैस है, क्यों, देखो सूर्य से आने वाली जो UV रेज है उससे हमारी प्रोटेक्शन करती है ओजोन। अगर आपसे पूछे कि ओजोन का सूत्र क्या है, O3, ये एकमात्र ऐसी गैस है जो 3 परमाणु से मिलकर बनी होती है। ओजोन दिवस होता है 16 सितंबर को, याद रखना दोस्तों इसके बारे में, ओजोन दिवस 16 सितंबर। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे लिखा गया ऑक्सीजन, ये प्राण वायु कही जाती है। ऑक्सीजन जो जलने में सहायता करती है वो गैस होती है। और ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है वायुमंडल में, लगभग 21% मात्रा होती है ऑक्सीजन की। अच्छा दोस्तों आपके लिए क्वेश्चन है, ऑक्सीजन की खोज किसने की थी, ऑक्सीजन की खोज किसने की थी, ये मुझे कमेंट में बताइएगा जरूर। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो इसका सही जवाब क्या होगा, शुष्क बर्फ किसका रूप है, कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, गोलकुंडा किले का निर्माण 13वीं शताब्दी में किस राजवंश ने करवाया था। दोस्तों गोलकुंडा किले का निर्माण अगर मैं बात करूं तो 13वीं शताब्दी में काकतीय राजवंश के द्वारा करवाया गया था। सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, काकतीय राजवंश, वेरी इंपॉर्टेंट। दोस्तों चोल की बात करूं तो चोल वंश का संस्थापक है विजयालय।
चोल वंश का संस्थापक कौन था? विजयालय। नटराज की मूर्ति चोल वंश की देन है और चोल वंश की राजधानी क्या थी? वो थी आपकी तंजावुर। तंजावुर थी, ये आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों। दोस्तों चालुक्य वंश की राजधानी थी बादामी या बातापी, ये भी आप याद रखें। तो गोलकुंडा किले का निर्माण काकतीय राजवंश। नेक्स्ट प्रश्न की ओर, किसकी सलाह पर गांधी जी ने जमीन और वहां के लोगों के बारे में जानने के लिए एक वर्ष ब्रिटिश भारत की यात्रा पर बिताया था? मतलब किसकी सलाह थी कि गांधी जी जो थे वो ब्रिटिश भारत की यात्रा पर आए कि लोगों को जाने, लोगों के बीच में रहो, भारत में क्या चीजें हो रही हैं उन सब के बारे में। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों, गांधी जी किसकी सलाह पर भारत में दिन बिताने आए? तो 1 साल का समय उन्होंने बिताया। गोपाल कृष्ण गोखले जो है, इसका सही जवाब है। गोपाल कृष्ण गोखले की सलाह पर गांधी जी ने जमीन और लोगों के बारे में जानने के लिए 1 वर्ष ब्रिटिश भारत की यात्रा की थी। गोपाल कृष्ण गोखले इसका सही जवाब है। दोस्तों मैं बात करूं गोखले की, तो गांधी जी के जो पॉलिटिकल गुरु हैं, राजनीतिक गुरु माने जाते हैं, ये आप याद रखना, गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी के राजनीतिक गुरु हैं। गांधी जी ने राजनीतिक शिक्षा गोपाल कृष्ण गोखले से ली है, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों। दोस्तों गोखले जो हैं, इनका क्या कोई उपनाम है? बिल्कुल आपको याद रखना है। दोस्तों भारत का ग्लैडस्टोन किसे कहा गया है? भारत का ग्लैडस्टोन किसे कहा गया है? तो ये कहा गया गोपाल कृष्ण गोखले को। ग्लैडस्टोन ये ब्रिटिश प्रधानमंत्री हुए, ये भी आप याद रखना। तो भारत का ग्लैडस्टोन कहा जाता है गोपाल कृष्ण गोखले को। दोस्तों गोखले ने 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना भी की थी। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की? गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की गई थी 1905 में। कब की गई थी? 1905 में 12 जून को। और इसका मुख्यालय कहाँ पे था? पुणे में। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी जो इन्होंने बनाई, इसका मुख्यालय पुणे में बनाया गया था। अच्छा, क्या कोई ऐसा पत्र भी है जो गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा शुरू किया गया था? तो हाँ बिल्कुल याद रखना, द हितवाद। द हितवाद गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा शुरू किया गया एक समाचार पत्र था और ये अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित होता था। कौन सी भाषा में? अंग्रेजी भाषा में। दोस्तों यहाँ पे लिखा गया लाला लाजपत राय। ऑप्शनों की मैं बात कर लूँ दोस्तों, लाला लाजपत राय, इन्हें पंजाब का शेर कहा जाता है। पंजाब केसरी या पंजाब का शेर किसे कहा गया? लाला लाजपत राय को पंजाब का शेर कहा जाता है। दोस्तों लाला लाजपत राय कौन से धर्म से जुड़े हैं? तो लाला लाजपत राय जो थे ये हिंदू थे, वैसे तो पंजाबी सिख माने गए, लेकिन ये आर्य समाज के उपासक हैं। दयानंद सरस्वती के शिष्य हैं ये लाला लाजपत राय, और ये आर्य समाज के लिए जाने जाते हैं। इन्होंने आर्य समाज अपनाया था और आर्य समाज की एक शाखा भी खोली थी हरियाणा के हिसार शहर में इन्होंने। अच्छा, इनकी एक किताब आपसे पूछेगा लाला लाजपत राय की, अनहैप्पी इंडिया, ये बहुत आती है दोस्तों। अनहैप्पी इंडिया ये किसके द्वारा लिखी गई? तो लाला लाजपत राय ने किताब लिखी है जिसका नाम है अनहैप्पी इंडिया। अच्छा, और कोई बुक इनकी? हाँ, एक और बुक और है, और वो है आपकी इंग्लैंड डेप्ट टू इंडिया। इंग्लैंड डेप्ट टू इंडिया, ये भी आप याद रखें। ये दोनों बुक्स किसकी हैं आपकी? ये दोनों बुक्स हैं आपकी लाला लाजपत राय की। दोस्तों लाला लाजपत राय का क्या कोई पत्र भी है? हाँ, एक पत्र है जो उर्दू भाषा में छपता था, और ये इन्होंने स्टार्ट किया था 1920 में। दोस्तों 1920 में लाला लाजपत राय ने वंदे मातरम पत्र की शुरुआत भी की थी, और ये उर्दू भाषा में छपता था, लाहौर से प्रकाशित होता था, ये आप याद रखें। दोस्तों पंजाब नेशनल बैंक का संस्थापक कौन था? तो पंजाब नेशनल बैंक के संस्थापक थे लाला लाजपत राय, ये भी आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और लाला लाजपत राय की मृत्यु कैसे हुई थी? दोस्तों 1928 में आया था साइमन कमीशन, और साइमन कमीशन का विरोध इसलिए हुआ क्योंकि इसमें सारे मेंबर जो थे वो वाइट पर्सन थे, मतलब अंग्रेज थे। और साइमन कमीशन के विरोध में लाला लाजपत राय के सिर पर जो लाठी लगी उससे ये घायल हो गए, और कुछ समय बाद इनकी मृत्यु हो गई थी। और लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला भगत सिंह ने सैंडर्स को मारकर लिया था। तो लाला लाजपत राय आप याद रखिएगा, इन्हें पंजाब का केसरी या पंजाब का शेर भी कहा जाता है। यहाँ पे लिखा गया बाल गंगाधर तिलक, इन्हें भारतीय अशांति का जनक कहा गया, भारतीय अशांति का जनक। और तिलक को भारतीय अशांति का जनक किसने कहा? वैलेंटाइन सिरोल ने कहा था। वैलेंटाइन सिरोल ने तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा था, यह भी आप याद रखें, वैलेंटाइन सिरोल। अच्छा, तिलक की एक किताब है गीता रहस्य,
या आपको याद हो गई होगी, गीता रहस्य किसके द्वारा लिखी गई है? दोस्तों गीता रहस्य किताब लिखी गई तिलक के द्वारा। और जेल वार्डन के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया कि द ओरियन किसके द्वारा लिखी गई किताब है? दोस्तों बाल गंगाधर तिलक ने द ओरियन किताब लिखी है, याद रखिएगा, ये पूछ सकता है आपके एग्जाम में। यहाँ पे लिखा गया बिपिन चंद्र पाल। दोस्तों बंगाल में राष्ट्रवाद की भावना फैलाने के लिए कौन जिम्मेदार है? बिपिन चंद्र पाल। लाल बाल पाल आप तिकड़ी सुने होंगे। देखो लाल बाल पाल में क्या मतलब है? लाल से लाला लाजपत राय, बाल से बाल गंगाधर तिलक, और पाल से बिपिन चंद्र पाल। ये गरम दल की तिकड़ी है, याद रखिएगा, ये पूछ सकता है आपके एग्जाम में। तो इसका सही जवाब क्या होगा? किसके कहने पर गांधी जी जो थे वो 1 वर्ष ब्रिटिश भारत की यात्रा पर आए थे? गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्वेश्चन संख्या 14, क्या कहा गया? लखनऊ के बुनकरों की अद्वितीय पारंपरिक कढ़ाई की कला निम्नलिखित में से क्या कहलाती है? दोस्तों लखनऊ जो प्रसिद्ध है ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन सी, चिकनकारी। चिकनकारी कढ़ाई जो होती है ये लखनऊ में की जाती है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अच्छा यहाँ पे लिखा है फुलकारी। दोस्तों फुलकारी ये पंजाब की कढ़ाई शैली है। फुलकारी कहाँ की है? पंजाब की, ये आप याद रखें। अच्छा कसीदाकारी, दोस्तों कसीदाकारी जम्मू कश्मीर की है। कसीदाकारी कहाँ की है? जम्मू कश्मीर की, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। गुरुमुखी लिपि का आविष्कार निम्नलिखित में से कौन से सिख गुरु द्वारा किया गया था? दोस्तों गुरुमुखी लिपि का आविष्कार जो हुआ ये किसने किया था? तो मैं बताऊं आपको, दोस्तों सिखों के जो दूसरे गुरु थे जिनका नाम था गुरु अंगद देव। गुरु अंगद देव ने गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किया और इन्होंने ही पंजाबी भाषा के प्रचार में अग्रणी भूमिका निभाई थी। दोस्तों गुरु अंगद देव का एक नाम और भी है, लहना। जो गुरु नानक देव हैं उनके शिष्य थे, और गुरु नानक देव ने अपनी जो उत्तराधिकार के रूप में चुना वो गुरु अंगद देव को चुना था। तो लहना जो है ये बाद में किसके नाम से जाने गए? गुरु अंगद देव। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों। दोस्तों यहाँ पे कुछ ऑप्शन लिखे गए हैं, जैसे सबसे पहले मैं ऑप्शन की बात करूँ, गुरु नानक। सिख धर्म के संस्थापक हैं गुरु नानक, और गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी में 1469 ईस्वी में तलवंडी नामक स्थान पर हुआ था। और गुरु नानक देव ने लंगर प्रथा की शुरुआत की थी, ये भी आप याद रखना। लंगर प्रथा किसने शुरू की थी? गुरु नानक देव ने। अच्छा दूसरा ऑप्शन गुरु अर्जुन देव। दोस्तों गुरु अर्जुन देव जो है इनको सच्चा बादशाह कहा गया। क्या कहा गया? सच्चा बादशाह, ये भी आप याद रखेंगे। अब क्या होता है कि जो गुरु अर्जुन देव हैं इन्होंने जहांगीर के पुत्र खुसरो को क्या दी? शरण दी। और खुसरो की सहायता करने के लिए जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव की हत्या करवा दी। तो कभी क्वेश्चन आए कि मुगल वंश का जो राजा जहांगीर है इसने कौन से सिख गुरु की हत्या करवाई थी? तो गुरु अर्जुन देव। ये सिखों के 5वें सिख गुरु हैं, ये भी आप याद रखिएगा। और दोस्तों गुरु अर्जुन देव जो हैं इन्होंने एक ग्रंथ की रचना भी की जिसे कहा गया आदि ग्रंथ। आदि ग्रंथ की रचना किसने की थी? गुरु अर्जुन देव ने आदि ग्रंथ की रचना की थी। इनको सच्चा बादशाह भी कहा गया। यहाँ पे ऑप्शन में लिखा गया है गुरु तेग बहादुर। दोस्तों सिखों के 9वें सिख गुरु थे गुरु तेग बहादुर, और इन्हें हिंद की चादर भी कहा जाता है। हिंद की चादर, गुरु तेग बहादुर का ही नाम है हिंद की चादर। अच्छा दोस्तों जो गुरु तेग बहादुर हैं इस्लाम धर्म स्वीकार न करने के चलते औरंगजेब ने, कौन ने? औरंगजेब जो मुगल वंश का राजा है, औरंगजेब, इसको जिंदा पीर कहा गया है, ये भी आप याद रखना। औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर की शीशगंज चौराहे पर क्या कटवा दी? गर्दन कटवा दी थी। ठीक है दोस्तों, शीशगंज चौराहा मतलब दिल्ली में है, ये जो चौराहा था आजकल उसको शीशगंज बोलते हैं, शीशगंज गुरुद्वारा भी है। तो शीशगंज नामक स्थान पर गुरु तेग बहादुर की गर्दन कटवा दी, किसने? औरंगजेब ने। अगर आपसे पूछे क्या भारत सरकार ने कोई दिवस स्टार्ट किया इनके नाम पर? हाँ दोस्तों, गुरु तेग बहादुर का शहीदी दिवस मनाया जाएगा 24 नवंबर को। अच्छा क्यों मनाया जाएगा? दोस्तों 24 नवंबर 1675 को ही औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर की गर्दन कटवा दी थी, इसलिए मनाया जाएगा। क्लियर हुआ दोस्तों? तो ये सारे बिंदु आप याद रखिएगा। चलिए आपके लिए क्वेश्चन है, स्वर्ण मंदिर। आपके लिए क्वेश्चन ये है, स्वर्ण मंदिर की नींव किसके द्वारा गुरु अर्जुन देव ने रखवाई थी? दोस्तों स्वर्ण मंदिर बनवाया किसने था, मतलब स्वर्ण मंदिर की स्थापना गुरु अर्जुन देव ने की थी, लेकिन आपको बताना है कि उसकी नींव किसने रखी थी, नींव बताना है दोस्तों। चलिए ये आपके लिए क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखते हैं कि आपने कितनी चीजें पढ़ी हैं, तो नींव आपको बतानी है, ये आपका क्वेश्चन है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? गुरुमुखी लिखित लिपि का आविष्कार। इसका सही जवाब है गुरु अंगद देव या लहना। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई थी?
दोस्तों भारतीय जनता पार्टी मतलब बीजेपी, और ये दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक पार्टी है आज के टाइम में। दोस्तों 6 अप्रैल 1980 को लाल कृष्ण आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा बीजेपी की स्थापना की गई थी। 6 अप्रैल 1980 को बीजेपी की स्थापना की गई, याद रखिएगा। किस किस ने की थी? एक थे आपके अटल जी, और दूसरे कौन थे? वो थे आपके एल के आडवाणी। एल के आडवाणी। अटल बिहारी वाजपेयी की जी की मैं बात कर चुका हूँ, इनके बारे में बात नहीं करूंगा। हाँ, लाल कृष्ण आडवाणी के बारे में दो चीज़ें मैं बताता हूँ आपको। इनकी एक किताब है माई कंट्री माई लाइफ। लाल कृष्ण आडवाणी की जो किताब है दोस्तों, वो है आपकी माई कंट्री माई लाइफ। ये बहुत आती है एग्जाम में, तो आप इसको याद रखना। माई कंट्री माई लाइफ किसके द्वारा लिखी गई है? दोस्तों माई कंट्री माई लाइफ लिखी गई लाल कृष्ण आडवाणी के द्वारा। और इनकी एक किताब और है, वो है आपकी माई टेक। माई टेक, माई टेक, ये किसके द्वारा लिखी गई? तो ये भी लाल कृष्ण आडवाणी की किताब है। ठीक है दोस्तों। दोस्तों वैसे देखो देखो, संस्थापक थे लाल कृष्ण आडवाणी, और आज इनकी पार्टी में ये स्थिति है कि कोई इनको किसी फंक्शन पे भी नहीं बुलाता। ये सब राजनीतिक चीज़ें हैं। किसी व्यक्ति की साख कम हो सकती है अगर आडवाणी जी को बुला लिया जाए तो। खैर कोई बात नहीं, आंतरिक चीज़ें हैं, उन पर ज़्यादा बात नहीं करेंगे। अच्छा, यहाँ पे एक सन लिखी गई है 1967। दोस्तों आसियान की स्थापना कब हुई थी? आसियान की स्थापना कब हुई? 1967 में हुई थी, याद रखना। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी 6 अप्रैल 1980। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित देशों में से कौन से देश 1.8 किलोमीटर लंबे फैनी पुल से जुड़े हैं? दोस्तों फैनी नदी त्रिपुरा में बहती है। ठीक है दोस्तों, त्रिपुरा में बहती है। और भारत का कौन सा राज्य तीन ओर से बांग्लादेश से घिरा है? वो त्रिपुरा है। तो इसका सही जवाब होगा फैनी पुल। ये बांग्लादेश और भारत के बीच बना हुआ है, ये आप याद रखेंगे। दोस्तों बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल क्या है? कबड्डी। बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल क्या है? कबड्डी है। और बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। ढाका में बिम्स्टेक का मुख्यालय है। ढाका में बिम्स्टेक का मुख्यालय है, याद रखना इसके बारे में। दोस्तों यहाँ पे लिखा गया आपका भूटान। भूटान का एक नाम याद रखना, ड्रिक युल। ड्रिक युल किसका नाम है? भूटान का। भूटान की राजभाषा जोंगखा। जोंगखा भूटान की कैपिटल है। भूटान का राष्ट्रीय खेल है तीरंदाजी। तीरंदाजी भूटान का राष्ट्रीय खेल है। यहाँ पे लिखा गया आपका श्रीलंका। दोस्तों श्रीलंका, इसे मतलब भारत का आंसू कहा जाता है। और श्रीलंका की राजधानी है श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टे। श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टे। श्रीलंका की मुद्रा रुपया है। और श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है महावेली गंगा। श्रीलंका की सबसे ऊंची चोटी है माउंट पिदुरु थालागाला। माउंट पिदुरु थालागाला, ये श्रीलंका की सबसे ऊंची चोटी है। श्रीलंका बौद्ध कंट्री है, और यहाँ पे थेरवाद बौद्ध धर्म की शाखा के लोग रहते हैं। थेरवाद बौद्ध, ये भी आप याद रखें। श्रीलंका में घास के मैदानों को पटाना कहा जाता है, ये भी आप याद रखिएगा। श्रीलंका की राजभाषा है सिंघली। सिंघली श्रीलंका की राजभाषा है। श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल है वॉलीबॉल। वॉलीबॉल। नेपाल की बात करूं तो नेपाल का राष्ट्रीय खेल है वॉलीबॉल। नेपाल की राजधानी काठमांडू में सार्क का मुख्यालय भी है। सार्क का मुख्यालय नेपाल की राजधानी काठमांडू। और नेपाल की मुद्रा रुपया है। नेपाल की संसद को राष्ट्रीय पंचायत कहा जाता है। नेपाल का राष्ट्रीय पशु है गाय। नेपाल का राष्ट्रीय पशु गाय है, याद रखिएगा। और नेपाल जो है, इसका जो पीएम बन सकते हैं वो है पुष्प कमल दहल। पुष्प कमल दहल ये प्रो चाइनीज है, तो भारत के लिए थोड़ी सी टेंशन की बात है। क्योंकि अगर पुष्प कमल दहल नेपाल की सत्ता में आते हैं तो नेपाल से चाइना के रिश्ते मजबूत होंगे, जिससे चाइना जो है वो भारत के और करीब आ जाएगा। हो सकता है कि वो अपना नेवल बेस बना ले, नेवल बेस बना ले या मिलिट्री बेस बना ले नेपाल में। तो भारत के लिए थोड़ी चिंता का विषय है नेपाल के बारे में, तो ये आप याद रखेगा। तो ये अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अच्छा, इसका सही जवाब क्या होगा? फेनी पुल। फेनी पुल जुड़ा हुआ है आपका भारत बांग्लादेश के साथ। भारत बांग्लादेश। अच्छा दोस्तों, भारतीय संविधान में 16वां संविधान संशोधन 2015 क्या कहता है? 16वां संविधान संशोधन 2015 के द्वारा भारत और जो बांग्लादेश के द्वीपीय विवाद थे, द्वीपों से संबंधित विवाद निपटाए गए हैं, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन संख्या 18। विश्व में हिंद महासागर जो है ये कौन सा सबसे बड़ा महासागर है? दोस्तों मैं बात करूं तो हिंद महासागर विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है। और पृथ्वी पर जो उपस्थित जल भाग है, इसमें इसका 20% हिस्सा है। हिंद महासागर जो है ये 20% भाग समाहित करता है, ये भी आप याद रखें। तो ये तीसरा सबसे बड़ा महासागर है हिंद महासागर। और हिंद महासागर एक ऐसा महासागर है जिसका नाम एक देश के नाम पर, हिंदुस्तान के नाम पर हिंद महासागर रखा गया है। इंडियन ओशियन, इंडिया के नाम पर इसका नाम रखा गया। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, ओमान की खाड़ी और लाल सागर निम्नलिखित में से किस महासागर का हिस्सा है? आपको एक मैप दिखाता हूं पहले। दोस्तों हियर इज ए मैप। दिस
एक मैप देख सकते हैं, ये इंडियन ओशियन है हमारा, हिंद महासागर, और ये है आपका ओमान, ओमान सी, मतलब ओमान की खाड़ी आएगी यहाँ पे। उसके बाद में यहाँ पे ये आपका रेड सी। दोस्तों ओमान की खाड़ी और जो लाल सागर है ये हिंद महासागर का भाग है, ये भी आप याद रखिएगा। दोस्तों चलो आपके लिए क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे एक ना स्टेट बनती है, छोटी सी स्टेट है यहाँ पे, मैं जिसको रंगूंगा अभी, ये भाग, ये वाला भाग, यहाँ पे कौन सी जल संधि है जो लाल सागर को हिंद महासागर से जोड़ती है? ये वाली जल संधि जो मैंने रंगी है, ये मुझे बताना है यहाँ पे कौन सी जल संधि है। यहाँ पे ये मैं दोबारा रंग देता हूँ, ये वाला, तो ये मुझे बताइएगा आप, ये कौन सी जल संधि है और ये कौन सी जल संधि है, आप बताइएगा। देखो यहाँ पे दो देश भी हैं, यमन और इथोपिया, यमन और इथोपिया। तो यहाँ से ये एशिया है आपका, और ये क्या है आपका, ये अफ्रीका है। तो एशिया को अफ्रीका से जोड़ने वाली जल संधि कौन सी है, ये मुझे बताना है। ठीक है दोस्तों, प्रश्न की ओर लौटते हैं फिर। तो ओमान की खाड़ी और लाल सागर किसका हिस्सा है? इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन ए, हिंद महासागर। प्रशांत महासागर लिखा गया है दोस्तों, रिंग्स ऑफ फायर, रिंग्स ऑफ फायर ये कहाँ पे स्थित है? प्रशांत महासागर में स्थित है, पैसिफिक ओशियन में आती है रिंग्स ऑफ फायर। क्या है? ज्वालामुखी की पट्टी है एक। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष पुर्तगालियों ने गोवा पर विजय प्राप्त की थी? दोस्तों पुर्तगालियों ने गोवा पर विजय प्राप्त कब की थी, ये क्वेश्चन है आपके लिए। तो मैं बता दूं दोस्तों, एक पुर्तगाली सेनापति है अल्बुकर्क, अल्बुकर्क, इसने 1510 ईस्वी में गोवा पर कब्जा किया था, और किसको हरा के? यूसुफ आदिल शाह से, मतलब उसको हरा दिया था यूसुफ आदिल शाह को, और उसके बाद में गोवा पर कब्जा कर लिया था। तो पुर्तगाली सेनापति अल्बुकर्क ने गोवा पे कब्जा कब किया था? 1510 ईस्वी में किया था। सही जवाब है आपका ऑप्शन सी, 1510। दोस्तों मैं बात करूं गोवा, गोवा पुर्तगाली साम्राज्य से कब मुक्त हुआ था? 19 दिसंबर 1961 को ऑपरेशन विजय चलाया गया, और ऑपरेशन विजय के तहत गोवा को मुक्ति दिलाई गई थी पुर्तगालियों से। दोस्तों यहाँ पे एक चीज और याद रखिएगा, जो गोवा है, गोवा 56वें संविधान संशोधन, 56वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा भारत का 25वां राज्य बना था। 56वां संविधान संशोधन 1987 में हुआ, और 30 मई 1987 को गोवा भारत का 25वां राज्य बना था। ये भी आप याद रखिएगा। तो गोवा का स्थापना दिवस कब होता है? 30 मई को। गोवा का मुक्ति दिवस कब होता है? 19 दिसंबर को। मुक्ति दिवस 19 दिसंबर और स्थापना दिवस राज्य के रूप में 30 मई। गोवा जो है इसका एरिया कितना है? 3702 वर्ग किलोमीटर इसका एरिया है। दोस्तों गोवा जो है, यहाँ पे एक नेशनल पार्क है महावीर, भगवान महावीर नेशनल पार्क कहाँ पर है? इसे मोल्लम नेशनल पार्क भी बोलते हैं हम। मोल्लम नेशनल पार्क कहाँ पर है? गोवा में। और गोवा में सलीम अली पक्षी विहार भी है, ये भी आप याद रखें। गोवा में दूध सागर झरना है मांडोवी नदी पर, ये भी आपको याद रखना है, दूध सागर झरना मांडोवी नदी पर। दोस्तों गोवा के बारे में एक बिंदु और आप याद रखें, धालो धंगल फुगड़ी दक्षिणी मांडो कुणबी कहाँ के डांस है? मैं लिख देता हूँ, धालो धंगल दक्षिणी फुगड़ी, धंगल दक्षिणी फुगड़ी, फुगड़ी मांडो, मांडो तरंगमल, ये सारे डांस कहाँ के हैं? ये गोवा के डांस है दोस्तों, याद रखना, सारे डांस पूछ सकता है। गोवा की राजधानी क्या है? पणजी। गोवा की राजधानी पणजी में राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान भी है। और क्वेश्चन आए कि गोवा की राजभाषा क्या है? कोंकणी। गोवा की राजभाषा कोंकणी है, और कोंकणी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। तो दोस्तों ये था आज का लास्ट प्रश्न, 20 प्रश्न जीके के, और बहुत डिटेल आपको चीज़ें जानने को मिली होंगी। आई होप ये सेशन आपको मजेदार लगा होगा। तो प्लीज़ एक बार कमेंट जरूर करना ये क्लास कैसी थी, और वीडियो को लाइक करें, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत कीमती है, तो आप अपना सपोर्ट कीजिएगा। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, और जल्दी मिलूंगा आपको अगले मॉक टेस्ट के साथ। दोस्तों मैं जल्दी नई सीरीज स्टार्ट करूंगा मॉक टेस्ट की, और वो सीरीज होगी आपकी, वो सीरीज मैं स्टार्ट करूंगा उत्तर प्रदेश पुलिस में जो रेडियो ऑपरेटर का एग्जाम है, यूपीपी, और जो रेडियो ऑपरेटर का एग्जाम होने वाला है उसकी सीरीज मैं कल या परसों से शुरू करूंगा। और साइंस की सीरीज शुरू करूंगा, जो सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए, और साथ साथ जो सीआरपीएफ का एग्जाम होगा आपका, साइंस आता है उसमें, और जो बीएसएफ का एग्जाम है उसके लिए साइंस की मैं स्पेशल मॉक टेस्ट सीरीज लेके आऊँगा। तो जल्दी मेरे साथ बने रहिएगा। तो मिलता हूँ अगले मॉक टेस्ट के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग ज्ञानपीठ जी के पॉइंट।